अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करेंगे। मींस ये जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं ये किस किस के साथ रिएक्शन करते हैं और उनके साथ मिलकर क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम इसी पे ही डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं ना, all S block elements except beryllium and magnesium are highly reactive। S block के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो हाईली रिएक्टिव हैं, वो जल्दी रैपिडली रिएक्शन करते हैं, बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं, सिवाय दो एलिमेंट्स को छोड़कर। कौन कौन से? बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम ये भी रिएक्शन करते हैं लेकिन ये स्लो रिएक्शन करते हैं दूसरों के मुकाबले में। ठीक है, इसलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के अंदर वो सारे के सारे क्या हैं? वो हाईली रिएक्टिव है, मींस फास्ट रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने कहा कि इनमें से अगर रिएक्टिविटी हमने कहा कि एस ब्लॉक वालों की बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हमने कहा इस एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट है और सेकंड है। इनमें से ज़्यादा किसकी है? उसके बाद ग्रुप के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है तो उनमें से रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी है? तो हम पीरियड का ऑर्डर भी पढ़ेंगे और ग्रुप का ऑर्डर भी पढ़ेंगे। ठीक है, रिएक्टिविटी तो मैंने यहाँ पर लिखा है द रिएक्टिविटी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्रीज डाउन अ ग्रुप। एस ब्लॉक के अंदर अगर आप चाहे फर्स्ट ग्रुप में जाएं चाहे सेकंड ग्रुप में, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अगर हमने कहा कि ऊपर से नीचे जाएंगे फर्स्ट ग्रुप में, सबसे ऊपर कौन है? लिथियम, नीचे जाएंगे सीजियम, तो टॉप टू बॉटम हमने कहा कि रिएक्टिविटी डाउन और ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब है फर्स्ट ग्रुप में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? सीजियम, और सबसे कम रिएक्टिव लिथियम है। सेकंड ग्रुप में सबसे कम रिएक्टिव बेरिलियम है और सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन है सेकंड ग्रुप का? वो है बेरियम, क्योंकि टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। अच्छा, अब आप पूछेंगे सर रिएक्टिविटी इंक्रीज क्यों होती है? देखो हमने कहा था रिएक्टिविटी डिपेंड करती है टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत पे डिपेंड। जो एलिमेंट जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होगी, वो उतना हाईली रिएक्टिव होगा। और हमने कहा इलेक्ट्रॉन देने की जो सलाहियत होती है वो डिपेंड करती है साइज पे। जिस एलिमेंट की साइज बड़ी होगी वो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करे, और जो जितना इजीली लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन वो उतना जल्दी रिएक्शन करेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन निकलने की सलाहियत बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट होती है, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जल्दी देता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। अब आप मुझे बताओ टॉप टू बॉटम हमने कहा साइज एटम की बढ़ती जाती है, हमने कहा साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत भी बढ़ेगी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत ज़्यादा होगी तो हमने कहा कि वो जल्दी रिएक्शन करेगा। तो हम कह सकते हैं टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ती है, जल्दी इलेक्ट्रॉन जो लॉस करेगा वो उतना जल्दी रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉसिंग पावर बढ़ती है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? सीजियम। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव, मैं सीजियम तक बात करूंगा, तो सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, और सबसे कम लिथियम। सेकंड का सबसे बड़ा बेरियम, और बेरिलियम सबसे उससे कम होता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया है टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी। हमने कहा डिक्रीज इन अ पीरियड, अगर पीरियड में देखेंगे लेफ्ट, अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट देखेंगे, क्या अगर तो लेफ्ट टू राइट देखेंगे अगर आप पीरियड के हिसाब से, तो आपको पता है हमने पढ़ा था लेफ्ट टू राइट साइज कम होती है, और हमने कहा साइज कम होगी तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लॉसिंग पावर कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन लॉसिंग पावर कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि उसकी रिएक्टिविटी कम है। तो इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट साइज कम होती है, इसका मतलब है सेकंड ग्रुप वालों की साइज कम होती है छोटी, और फर्स्ट ग्रुप वालों की साइज बड़ी, और जिनकी साइज बड़ी होती है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करें वो जल्दी रिएक्शन करते हैं, वो जल्दी किसी न किसी के साथ जुड़ जाते हैं और प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप वालों की साइज बड़ी है, वो ईजिली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इसलिए फर्स्ट ग्रुप वाले सेकेंड ग्रुप वालों के मुकाबले में क्या है? मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो मैंने यहाँ भी लिखा है डिक्रीज इन अपीयरेंस मींस रिएक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज ग्रेटर
ग्रेटर देन सेकंड, तो फर्स्ट वालों की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है सेकंड वालों से, ठीक है। आपसे पूछे फर्स्ट वालों की ज़्यादा क्यों है, तो आप कहेंगे फर्स्ट वाले इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करता है वो जल्दी से हाईली रिएक्टिव होता है, तो फर्स्ट वाले इसलिए हाईली है। अब आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस क्यों करते हैं, तो आप उन्हें बताइएगा कि फर्स्ट ग्रुप वालों की जो साइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा, ठीक है, तो जिसकी वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। चलें, अब आपको पता है सीजियम, एस ब्लॉक में सबसे बड़ी साइज किसकी है, सीजियम की, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन लॉस करेगा, सीजियम, तो इसलिए हम कहते हैं सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक। पूरे एस ब्लॉक का सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट है हम सीजियम को मानते हैं, ठीक है। सीजियम अपने ब्लॉक में सबसे मोस्ट रिएक्टिव है। सीजियम सिर्फ अपने ब्लॉक में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नहीं, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सीजियम होता है, ठीक है। अपने ब्लॉक में भी है, अपने ग्रुप में भी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखेंगे तो भी सीजियम होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा ये तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, और आपको तो रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी के साथ इन्वर्स होती है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, और जो कम लीस्ट रिएक्टिव होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सीजियम है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल नोबल गैस। नोबल गैसेस में से भी कौन है, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है ना वो है हीलियम। कौन है, हीलियम, ड्यू टू स्मॉल साइज, तो हीलियम इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ऑफ पूरी पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अच्छा चले, अब आपको पता है मैंने कहा कि जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं ना वो मेटल हैं, इनकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, तो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और हमने कहा जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। तो एस ब्लॉक वाले क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत होती है। हमने कहा ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते हैं, ये बड़ी खुशी खुशी से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। जो खुशी से और जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं हम उनको रिड्यूसिंग नहीं बल्कि पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। तो हम एस ब्लॉक वालों को पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एस ब्लॉक वाले क्या है एलिमेंट्स, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ड्राइंग एजेंट है, पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो आप क्या कहेंगे, दीज आर द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स है। तो मैंने लिखा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे हैव द हाई एबिलिटी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, इनके इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इनको पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, अब आपसे पूछे क्यों इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, जल्दी इलेक्ट्रॉन देते हैं खुशी खुशी से, और क्यों देते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये दो रीज़न आपको आने चाहिए। तो इसकी दो वजूहात है। अगर आपसे पूछे ना एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो एक्चुअली इसके दो वजह, अगर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा तवज्जो करें, देखें, अगर हम बात करें, जैसे आपको पता है कि अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो ये लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसके K में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और इसके L में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम है, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, तो इसके K में इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं और इसके L में कितने आते हैं, 8 आते हैं, और इसके M में कितने आते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करते हैं, जल्दी लॉस करते हैं, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत सबसे अच्छी होती है। क्यों लॉस करते हैं, इसके दो वजह, एक तो ये वजह होती है कि जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं ना, इनकी साइज़ बड़ी होती है, इनकी साइज़ बड़ी होने की वजह से इनके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने न्यूक्लियस के साथ लूजली अटैक्ड होते हैं, ईजीली निकल जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और आपको ये भी पता है कि हर एटम की ये ख्वाहिश होती है, हर एटम चाहता है कि मैं स्टेबल हूँ नोबल गैस की तरह, हर एटम अपने आप को नोबल गैस की तरह बनाना चाहता है, क्योंकि नोबल गैसेस क्या है, स्टेबल है, तो इसीलिए हर एटम चाहता है कि हम भी नोबल गैस की तरह बन जाए। और नोबल गैस स्टेबल क्यों है, इसलिए कि उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, मीन्स उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स या तो उनका डुप्लेट या तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो हर एटम यही चाहता है कि हम भी नोबल गैसेस की तरह स्टेबल हो जाए, मीन्स अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन रखें ताकि हम नोबल गैस की तरह स्टेबल हो जाए। तो फिर एलिमेंट्स, एटम क्या करते हैं, अपने आप को नोबल गैसेस की तरह बनाने के लिए एलिमेंट्स क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं,
और अपने इलेक्ट्रॉन नोबल गैस की तरह बना लेते हैं, अपना आउटर मोस्ट ऑक्टेट पूरा रखते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, नोबल गैस की तरह बन जाते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, नोबल गैस। तो हर एलिमेंट अपने आप को नोबल गैसेस की तरह बनाना चाहता है, तो इसलिए एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, या तो गेन करता है, या तो शेयर करता है। क्यों? अपने आप को स्टेबल करने के लिए नोबल गैसेस की तरह। ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में देखेंगे तो कितने, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो एस ब्लॉक वाले हैं ना, फर्स्ट ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन और सेकंड वालों के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। क्यों लॉस करते हैं, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों लॉस करते हैं। इसलिए लॉस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ना इनके पास जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इनकी जो बकाया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बचती है वो नोबल गैसेस जैसी होती है। इसलिए जैसे आपको पता है ये लिथियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लिथियम का इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसके बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो बिल्कुल हीलियम की तरह बन जाएंगे 2। और ये सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये किसकी तरह बन जाएगा, नियॉन की तरह बन जाएगा, क्योंकि नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10, और नियॉन के आउटर मोस्ट शेल L। अब ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा M, तो ये M शेल खत्म हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट शेल कौन सा, L, और L में कितने, 8। तो अब सोडियम का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये सोडियम स्टेबल हो जाएगा नियॉन की तरह। तो सोडियम प्लस स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि सोडियम प्लस की फॉर्म में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं नियॉन की तरह, तो ये स्टेबल हो जाता है। तो यही कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले हैं ये आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन इजीली इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि लॉस करने के बाद बकाया जो इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस की तरह बन जाती है। तो ये नोबल गैसेस की तरह स्टेबल। सोडियम प्लस स्टेबल क्यों है, क्योंकि सोडियम प्लस में आउटर मोस्ट शेल जो ऑक्टेट होता है ना, वो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, मीन्स इसका बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसका बाहर वाला शेल रिमेनिंग क्या, वो L रहेगा, और इसके L में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा नोबल गैस नियॉन की तरह। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस इसलिए करते हैं, लॉस करने के बाद ये नोबल गैसेस की तरह स्टेबल बन जाते हैं, इनका ऑक्टेट पूरा होता है। ठीक है, इसीलिए लॉस करते हैं। चलें, मैंने लिखा है कि Hence after losing the electron, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद they become more stable, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं due to attain the noble gases electron configuration। फिर ये नोबल गैसेस की तरह इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हासिल करते हैं और उनकी तरह स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए लॉस करते हैं खुशी खुशी से। इनके पास होता ही 1-2 इलेक्ट्रॉन है, तो बजाय इनके पास और कोई चांस नहीं होता, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने आप को नोबल गैसेस की तरह बना लेते हैं। अच्छा, फिर मैंने लिखा है दे कंबाइन डायरेक्टली विथ, एस ब्लॉक वाले कौन है, मेटल्स हैं, और आपको पता है मेटल नॉन मेटल के साथ मिलेंगे और मिलकर कंपाउंड बना, तो हमने यही लिखा है कि दे कंबाइन, ये जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं ना, अल्कली और अल्कलाइन मेटल, दे कंबाइन डायरेक्टली विथ मोस्ट ऑफ नॉन मेटल, ये डायरेक्ट नॉन मेटलों के साथ रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं और मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। कौन से कंपाउंड, टू गिव द बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं, एक खुद और जिनके साथ मिलेंगे, 2-2 एलिमेंट्स के कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट। तो चले इसी पे ही हम डिस्कस करते हैं कि ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है कौन कौन से नॉन मेटलों के साथ मिलते हैं और मिलकर कौन कौन सी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमने कहा कि नंबर 1 कि ये जो एलिमेंट्स है एस ब्लॉक वाले सबसे रिएक्शन विथ हैलोजन, हैलोजन नॉन मेटल होते हैं, तो ये हैलोजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, मेटल हैलाइड्स बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। और इसी तरह रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ मिलते हाइड्राइड्स बनाते हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि रिएक्शन विथ नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्राइड्स बनाते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ मिलकर ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसी तरह वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो इसी पे ही हम डिस्कस करें, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की रिएक्शन विथ किसके साथ, हैलोजन के साथ, कि हैलोजन के साथ मिलके क्या बनाते हैं। ठीक है, तो आ जाए सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप वालों की रिएक्शन कराएंगे हैलोजन के साथ, फिर उसके बाद सेकंड वालों की। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स जिनको मैंने M से रिप्रेजेंट किया, ये M। अब मैं M का मतलब क्या है, M मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मीन्स इसमें M में सारे एलिमेंटल आ गए, फर्स्ट ग्रुप वाले सारे मेटल, लिथियम, सोडियम। ठीक है, और ये X जो है ना, X हैलोजन को जोड़, X मीन्स फ्लोरीन, यहाँ उठा सकते हैं, क्लोरीन समझ सकते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है। ठीक है, तो अब आपको पता है फर्स्ट ग्रुप वाले जो मेटल हैं लिथियम, सोडियम, वो हैलोजन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, हैलाइड। आप बोलेंगे सर 2 मेटल आपने क्यों लिए, क्योंकि हैलोजन डाई एटम की फॉर्म में, हैलोजन 2 है ना, तो इसलिए आपको फर्स्ट ग्रुप के 2 मेटल, एक मेटल एक X लेगा, दूसरा मेटल दूसरा, इसलिए 2MX, 2 मेटल हैलाइड बन जाए। एग्जांपल लें, अगर हम मेटल मान लो क्या ले, M की जगह पे सोडियम लेते हैं, तो यहाँ पे 2 सोडियम ली, और हैलोजन की जगह पे हम क्लोरीन लेते हैं, तो 2 सोडियम 2
क्लोरीन लिया है Cl2, एक सोडियम एक क्लोरीन लेगा, दूसरा सोडियम क्लोरीन के साथ मिलके क्या 2 सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो क्या बना रहे हैं सोडियम। अगर यहाँ पोटाशियम उठाओगे क्लोरीन के साथ मिलके पोटाशियम क्लोराइड, अगर यहाँ ब्रोमीन उठाओ या सोडियम उठाओ तो सोडियम ब्रोमीन के साथ मिलकर सोडियम ब्रोमाइड। इसी तरह आप मेटल फर्स्ट ग्रुप का कोई भी उठाओ और हेलोजन कोई भी उठाओ, आपस में मिलेंगे और क्या बनेंगे, मेटल हेलाइड्स बन जाएंगे। ठीक है, और ये मेटल हेलाइड्स क्या होते हैं, ये दीज आर द सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, ये बन जाए। इसी तरह सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करें कि जो सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं मैंने उनको भी M से रिप्रेजेंट किया है। M मींस यहाँ पर M क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और X हेलोजन के साथ मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो सेकंड ग्रुप वाले भी हेलोजन के साथ मिलके क्या बनाते हैं, वो हेलाइड्स बनाते हैं। अब आप पूछेंगे सर सेकंड ग्रुप वाले ने आपने लिखा है, सेकंड ग्रुप वाले जो हैं वो एक क्यों M लिया, क्योंकि ये अकेला ही M 2 हेलोजन के साथ मिलता है, इसलिए हमें एक ही मेटल उठाना पड़ेगा यहाँ पे सेकंड वाला। तो M X के साथ मिलकर X2 का MX2 बनाएगा। यहाँ पे अगर मैं मेटल कैल्शियम ले लूँ तो कैल्शियम क्लोरीन के साथ मिलके क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। इसी तरह आप यहाँ पर बेरिलियम क्लोरीन के साथ मिलाओ तो बेरिलियम क्लोराइड बनेगा। कोई भी मीन्स यहाँ से आप मेटल उठाओ या M की जगह पे रखो और कोई भी हाइड्रोजन आप यहाँ पे रखो X2 की जगह पे और मिलाओ, आपस में रिएक्शन करके मेटल हेलाइड्स बन जाएंगे। इसी तरह आप बेरियम की अगर हम बात करें तो आप बेरियम भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो बेरियम यहाँ पे बेरियम उठाओ और क्लोरीन के साथ मिलाओ, बेरियम क्लोराइड बन जाएगा। ब्रोमीन उठाओ या बेरियम उठाओ तो बेरियम ब्रोमाइड। इस तरीके से कि सेकंड ग्रुप वाले भी डायरेक्ट हेलोजन के साथ मिलते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, हेलाइड्स बनाते हैं। तो ये रिएक्शन थी हेलोजन के साथ, सारे कोई एक्सेप्शन कैसे हेलोजन में नहीं है। नेक्स्ट आ जाते रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्राइड्स बनाते हैं। कौन से, फर्स्ट ग्रुप वाले भी और सेकंड S ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके साथ मिलके 2 मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। सबसे पहले आ जाए फर्स्ट ग्रुप। अब हमने कहा ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं M, हमने इसको M मेटल से जाहिर किया है। ठीक है, M मीन्स फर्स्ट को लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीज़। इनमें से कोई भी उठाओ 2 इसलिए उठाए क्योंकि ये हाइड्रोजन 2 है, तो 2 मेटल एक मेटल एक हाइड्रोजन लेके 2, तो 2 मेटल 2 हाइड्रोजन लेके क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्राइड्स बनाएंगे। और इनको आपको पता है थोड़ा हीट देते हैं ताकि मेटल गर्म हो जाते हैं, फिर इसी तरीके से अपनी मेटेलिक एनर्जी यूज करके हाइड्रोजन को ब्रेक करते हैं, फिर उसके अपने साथ जुड़ जाते हैं। ठीक, इस तरीके से मेटल हाइड्राइड्स। इसी तरह अगर आप मेटल उठाएंगे सोडियम, तो सोडियम में 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर सोडियम हाइड्राइड बना लेंगे। एक सोडियम एक हाइड्रोजन लेगा, दूसरा तो सोडियम हाइड्राइड बनेगा। तो ये सिर्फ मैंने सोडियम लिखा है। आप यहाँ पे पोटाशियम उठाओ, 2 हाइड्रोजन के साथ मिलाओ, पोटाशियम हाइड्राइड। रुबिडियम उठाओ, हाइड्रोजन के साथ रुबिडियम। सीजियम मिलाओ, इसी तरह हाइड्रोजन के साथ मिलकर सीजियम हाइड्राइड बनेगा। नेक्स्ट, अब ये जो सेकंड ग्रुप वाले मेटल है ना, सेकंड ग्रुप वाले मेटल भी हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स। लेकिन वो अकेला ही मेटल काफी होता है। एक मेटल सोडियम सेकंड ग्रुप का 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर MH2 बना लेगा। अब यहाँ पर M का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, M। तो जो सेकंड ग्रुप वाले वो भी डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ मिलकर मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। यहाँ पर लिखा है M मीन्स मेटल मीन्स मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब आप बोलेंगे सर आपने बेरिलियम नहीं लिखा, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो बेरिलियम है ना, बेरिलियम डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो एक्सेप्शनल केस होता है यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेरिलियम जो होता है वो डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्लियर हो गई बात। तो मैंने कहा क्या है, मैग्नीशियम। और मैंने आपको बताया टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बेरियम। तो मैंने लिखा बेरियम डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, बेरियम हाइड्राइड बना लेगा। ठीक है, इसी तरह स्ट्रोंशियम डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और स्ट्रोंशियम हाइड्राइड बना लेगा। इसी तरह मैग्नीशियम, अच्छा कैल्शियम मिलेगा हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट, कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। लेकिन हमने कहा कि अब जैसे ही ये सब मिलेंगे तो उसके बाद कौन आता है, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम है क्योंकि ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती है, तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सेकंड ग्रुप पर मेटल हाइड्रोजन के साथ मेटल हाइड्राइड, या M मींस मैग्नीशियम से लेकर बेरियम तक हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्राइड बनाते हैं। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्राइड बना लेता है, ये नॉर्मल कंडीशन पे बना लेते हैं। लेकिन हमने कहा मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम कम रिएक्टिव के जब मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन के साथ मिलता है मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाता है, लेकिन मैग्नीशियम कम रिएक्टिव होता है। तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम होने की वजह से मैग्नीशियम, अब हाइड्रोजन तो प्रेशर हमें हाई रखना पड़ता है, हाई प्रेशर रखेंगे और मैग्नीशियम आयोडाइड कैटलिस्ट यूज करेंगे। मैग्नीशियम आयोडाइड कैटलिस्ट और हाई प्रेशर रखेंगे तब जाके मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और मैग्नीशियम हाइड्राइड में। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है। मैंने कहा ना ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो मैग्नीशियम ऊपर पड़ा है तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम है, इसलिए हमें हाई कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, हाई प्रेशर और मैग्नीशियम आयोडाइड कैटलिस्ट यूज करेंगे, फिर जाके ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम हाइड्राइड। इससे बेरिलियम डज नॉट
डायरेक्ट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। बेरिलियम ऐसा सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है जो डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ नहीं, भले आप कौन सी कंडीशन रखो, तो बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ नहीं मिलेगा, कोई नहीं रिएक्शन दिया। पूछा जाता है कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल है जो डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट नहीं मिलता। मैंने ये नहीं कहा कि बेरिलियम हाइड्राइड नहीं बनता, बेरिलियम हाइड्राइड बनता है, पॉलीमेरिक हाइड्राइड है बनता है, लेकिन हमने कहा बेरिलियम डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ मिलकर बेरिलियम हाइड्राइड नहीं बनाता। मैंने कहा बेरिलियम डज नॉट डायरेक्ट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म द बेरिलियम हाइड्राइड, क्रॉस नहीं बनाता। ठीक है, तो कौन सा रिएक्शन है, कौन सा मेटल है जो डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्राइड नहीं बना सकता? दैट्स बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम की साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए वो बनना डायरेक्ट नहीं बना सकता। ठीक है, तो अगर सर आप पूछेंगे सर अगर ये डायरेक्ट नहीं बनाता तो फिर हम बेरिलियम हाइड्राइड कैसे बनाते हैं? हम बेरिलियम हाइड्राइड इनडायरेक्टली बनाते हैं। इनडायरेक्टली कैसे बनाते हैं? इनडायरेक्टली ऐसे बनाते हैं कि ये जो बेरिलियम होता है, सबसे पहले हम बेरिलियम को किस में चेंज करते हैं? इसको हम करते हैं बेरिलियम क्लोराइड में। तो सबसे पहले बेरिलियम क्लोराइड बनाते हैं, बेरिलियम से बेरिलियम क्लोराइड बना, और बेरिलियम क्लोराइड आपको पता है बन जाता है, हेलोजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट तो हमने कहा बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ मिलकर बेरिलियम हाइड्राइड नहीं बनाता, इसलिए हम बेरिलियम से पहले क्या बनाते हैं? बेरिलियम को पहले बेरिलियम क्लोराइड में चेंज करते हैं, बेरिलियम क्लोराइड बन जाता है तो फिर उस बेरिलियम क्लोराइड के साथ हम क्या मिलाते हैं? फिर हाइड्रोजन मिलाते हैं। फिर ये हाइड्रोजन मिलाएंगे, तो जैसे ही फिर हाइड्रोजन मिलाएंगे तो फिर ये हाइड्रोजन क्या करेगा? रिप्लेस करेगा किसको? इस क्लोरीन को निकाल देगा। ठीक है, इसी तरह फिर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका बेरिलियम हाइड्राइड। तो हम डायरेक्ट बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ मिलकर बेरिलियम हाइड्राइड नहीं बनाता, हम इनडायरेक्टली बनाते हैं। मींस पहले बेरिलियम को बेरिलियम क्लोराइड बना दें, बेरिलियम क्लोराइड बना दें, फिर उस बेरिलियम क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे, फिर जाके बेरिलियम हाइड्राइड बनेगा। फिर कैसे बनेगा? ये हाइड्रोजन बेरिलियम के साथ कनेक्ट होगा और यहाँ से क्लोरीन निकल, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? इस तरीके से ये बन जाएगा बेरिलियम हाइड्राइड। ठीक है, और क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। तो ऐसे बनाते हैं बेरिलियम हाइड्राइड, और ये इनडायरेक्टली है क्योंकि डायरेक्ट थोड़ी मिल रहा है। पहले हमने बेरिलियम क्लोराइड बनाया, फिर बेरिलियम क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ मिला, फिर जाके बेरिलियम हाइड्राइड बनेगा। तो ये इनडायरेक्टली, तो हम बेरिलियम हाइड्राइड बनाते हैं लेकिन डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ मिला के नहीं, बल्कि इनडायरेक्टली पहले बेरिलियम क्लोराइड बनाते हैं, फिर उस बेरिलियम क्लोराइड से हाइड्रोजन मिला के बेरिलियम हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया बात? तो ये थी रिएक्शन किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, इस तरीके से हाइड्रोजन। अब आ जाए रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? नाइट्राइड्स, मेटल नाइट्राइड्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में ओनली लिथियम, फर्स्ट ग्रुप का सिर्फ लिथियम है जो डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ मिलता है और क्या बनाता है? लिथियम नाइट्राइड बनाता है डायरेक्ट। मतलब कि ओनली लिथियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, सिर्फ लिथियम है नाइट्रोजन के साथ मिलता है और नाइट्राइड बना लेता है। ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो डायरेक्ट वो नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्राइड्स नहीं बनाता, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखो कि ओनली लिथियम, लिथियम सिर्फ नाइट्रोजन के साथ मिलता है और क्या बनाता है? और मैंने आपको कहा था लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो यूनिक है अपने दूसरे एलिमेंट से, उनमें से एक ये भी है कि लिथियम ओनली द एलिमेंट्स विच डायरेक्ट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म द नाइट्राइड्स। लिथियम वाहिद एलिमेंट है अपने ग्रुप का जो नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्राइड बनाता है। दूसरे जो एलिमेंट्स हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, वो डायरेक्ट वो नाइट्रोजन के साथ नहीं मिलते और नहीं बनाते। तो ये इसकी प्रॉपर्टी लिथियम की दूसरों से चेंज है। ठीक है, तो चलें लिथियम नाइट्रोजन के साथ मिलकर, नाइट्रोजन दो हैं डायटम की फॉर्म में, एक नाइट्रोजन ना 3 लिथियम लेता है, तो इसीलिए 2 नाइट्रोजन है तो हमें 6 लिथियम उठाना है, तो 3 लिथियम एक नाइट्रोजन के साथ मिलेगा, Li3n बनेगा। इसी तरह दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिलकर दूसरा Li3 लिथियम नाइट्राइड, तो इसी तरह 2 लिथियम नाइट्राइड बनेंगे। ठीक है, ये लिथियम नाइट्राइड। सेकेंड ग्रुप के बाकी तो रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ लिथियम करता है। अच्छा, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट सारे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और नाइट्राइड्स बनाते हैं। सेकंड ग्रुप के अंदर ये एबिलिटी होती है कि नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्राइड्स बना लेते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज की वजह से। तो मैंने यहाँ लिखा है कि बेरिलियम मेटल, एम मीन्स सेकंड ग्रुप वाले, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये क्लियर हो गया बात? तो अगर मैं बात करूं कि ये सेकंड ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, ये सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट, ये सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स को मैंने एम से, या ये 3 लिखे सर क्योंकि ये इनकी 2 वैलेंसी होती है, तो ये 6 नहीं बल्कि ये 6 उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ 3 मेटल उठाएंगे बैलेंस करने। ठीक है, तो 3 मेटल है सेकंड ग्रुप का, तीनों मेटल 2 नाइट्रोजन के साथ मिलेंगे और M3N2 मेटल नाइट्राइड बन जाएगा। इसी तरह आप मेटल यहाँ पे कोई भी उठा सकते हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्योंकि सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल सारे जो है ना नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्राइड्स बना दे। इसी तरह हम यहाँ मैग्नीशियम उठाएंगे तो मैग्नीशियम 3 और 2 नाइट्रोजन के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? Mg3N2 माना मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसी तरह आप 3 कैल्शियम नाइट्रोजन के साथ मिलाओ तो कैल्शियम नाइट्राइड। इसी तरह 3 बेरिलियम मिलाओ तो आप 3 बेरिलियम नाइट्रोजन के साथ मिलाओ तो 3 बेरिलियम नाइट्राइड बनेगा। इसी तरह स्ट्रोंशियम 3 स्ट्रोंशियम नाइट्राइड। तो जितने भी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्राइड बनाते हैं। अच्छा, जितने भी अब ये नाइट्राइड्स बनेंगे ना, इन नाइट्राइड में से
ये जो बेरिलियम नाइट्राइड होता है दिस इज अ वोलेटाइल इन नेचर। बेरिलियम जो नाइट्राइड होता है ये वोलेटाइल नेचर होता है। अगर इसको आप खोल के रखेंगे बाहर तो एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो ये एवापोरेट हो जाता है। पूछा जाता है वो कौन सा किस मेटल का नाइट्राइड वोलेटाइल नेचर में होता है, तो आप कहेंगे बेरिलियम। बेरिलियम नाइट्राइड इज अ वोलेटाइल इन नेचर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है आपके पास, ठीक। अच्छा चलें, अब नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ये जो सेकंड ग्रुप वाले, अच्छा इनके नाइट्राइड्स के बारे में एक और भी आपसे पूछा जा सकता है। कभी आपसे अगर ये पूछा जाए कि नाइट्राइड्स जो होते हैं, तो नाइट्राइड्स के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं। ये जो नाइट्राइड्स होते हैं ना, इन नाइट्राइड्स को अगर आप पानी में डिसोल्व करेंगे, अगर इनको पानी में इनके साथ पानी ऐड करेंगे ना, तो फिर ये अमोनिया गैस रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? अमोनिया गैस। किस तरीके से सर वो हमें बताएं, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ एक्स्ट्रा रिएक्शन लिख रहा हूँ। अगर आपको पता है, मैंने कहा है कि ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है, सपोज करें ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है, ठीक है, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है। कोई भी नाइट्राइड मैंने लिया, या कैल्शियम उठाओ आपकी मर्जी, मैग्नीशियम। तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्राइड है, यहाँ पर इनके साथ ना मैं 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलाऊंगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये 6। तो अब आपको पता है क्या होगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ मैंने कहा कोई भी नाइट्राइड हो उसके साथ जब पानी ऐड करेंगे तो क्या होगा कि अब मुझे बताओ यहाँ OH कितने, 6, और H भी 6 है क्योंकि 6H2 हमने लिया। तो यहाँ पे किसमें से क्या होगा, ये जो OH होंगे ना, ये किसके साथ मिलेंगे, मैग्नीशियम के साथ। एक मैग्नीशियम के साथ 2 OH, तो 3 मैग्नीशियम है तो 6 OH लेंगे, और बाकी 6 जो हाइड्रोजन बचेंगे वो 2 नाइट्रोजन के साथ मिलेंगे। मीन्स नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन लेगा, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन के साथ मिलकर NH3 बनाएगा, दूसरे 3 हाइड्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिलकर एक और NH3 बनेगा। इसी तरह क्या बन जाएगा, पानी जैसे ही मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ मिलाएंगे तो उसके OH मैग्नीशियम मेटल के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, ये बना लेंगे मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा। कितने, 3, और प्लस में जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं अमोनिया, ठीक है। अब आपसे एमसीक्यूज क्या आएगा कि जब नाइट्राइड्स को, कोई भी मैग्नीशियम कैल्शियम नाइट्राइड दे, जब उनको वाटर के साथ ऐड करें तो आपसे पूछेगा विच वन गैस इज रिलीज, कौन सी गैस रिलीज होती है, अमोनिया, ऑप्शन ए होगा, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, N2O होगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आप कहेंगे अमोनिया रिलीज होती है। आपके सामने मैंने इक्वेशन लिखी है, तो कभी अगर आपसे पूछे तो ये पूछा जाता है कि जो सेकंड मेटल नाइट्राइड्स होते हैं जब उनके साथ वाटर ऐड करते हो विच वन गैस इज रिलीज, कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आप कहेंगे अमोनिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ज़हन में रख लो कि अमोनिया ये गैस रिलीज करते हैं जब पानी के साथ मिलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो ये जो ये जो S ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है ना, ये क्या करते हैं, ये जो है ना, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ना ऑक्साइड्स बनाते हैं। मैंने कहा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन होता है, तो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। लेकिन ये 3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो इनमें से कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट मिलके नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं, और कुछ परऑक्साइड्स बनाते हैं, और कुछ सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं ऑक्साइड्स क्या है। मेटल ऑक्साइड्स किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ऑक्सीजन हो उसे ऑक्साइड्स कहते हैं। मेटल ऑक्साइड्स जिनमें ऑक्सीजन मेटल के साथ हो उन कंपाउंडों को हम मेटल ऑक्साइड्स कहते हैं। अब आपको पता है मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ना वो 3 टाइप के, एक होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स, एक होते हैं परऑक्साइड्स, और एक होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल ऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड, इसमें से भी आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा ऑक्साइड है, ठीक है, क्योंकि ऑक्साइड तो 3 टाइप के होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड। ऑक्साइड में सब में ऑक्सीजन होगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल है, परऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड। तो मैंने यहाँ लिखा है नॉर्मल ऑक्साइड, आप कहेंगे ऐसा कंपाउंड मेटल ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। अगर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है तो वो नॉर्मल ऑक्साइड कहलाएगा। अगर कंपाउंड में एक ऑक्सीजन की बात है, अगर एक ऑक्सीजन में अगर किसी -1 चार्ज है अगर ऑक्साइड में, तो फिर वो परऑक्साइड कहलाते हैं। अगर किसी कंपाउंड में अगर -1/2 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज हो, एक ऑक्सीजन पे अगर -1/2 चार्ज आ रही है तो हम उसे सुपर ऑक्साइड कहेंगे, ठीक है। अब आप कैसे, मैं आपको ना यहाँ एग्जांपल देकर समझाता हूँ। उससे पहले ना मैं आपको छोटी सी चीज़ एक क्लियर कराऊँ। आपको पता है कि ये जो मेटल होते हैं ना, और मेटलों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। मेटल जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड के अंदर अगर मेटल और नॉन मेटल हो तो जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो नॉन मेटल होते हैं उन पे वो नेगेटिव होती है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और आपको पता है कंपाउंड में जितनी पॉजिटिव होगी उतनी ही उसके बराबर में नेगेटिव चार्ज होती है, इसे में रख लेना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं ना, ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले जैसे एलिमेंट हैं, और ये जो सेकेंड ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी चार्ज होती है। आपको पता है फर्स्ट ग्रुप वाले के ऊपर कितनी चार्ज होती है, +1 होती है,
और इनके ऊपर +2 चार्ज होती है। और आपको ये भी पता है कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इसी तरह रुबिडियम है, ठीक है। और सेकंड वालों की अगर हम बात करें, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और स्ट्रोंशियम, बेरियम, इस तरीके से। तो फर्स्ट ग्रुप वालों के ऊपर हमेशा +1 रहती है। ये कभी भी आपको कंपाउंड में नजर, इनके ऊपर +1 देना है और सेकंड वालों के ऊपर +2 देना है। तो चलें, मैं अब आपको सामने लिख रहा हूँ। अगर मैं आपके सामने लिखूँ कि यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये है मान लो कि ये LiO2, ठीक है, लिथियम ऑक्साइड। और इसी तरह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है Na2O2 सोडियम ऑक्साइड। और इसी तरह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ KO2 पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब आपसे पूछेगा ये तीनों ऑक्साइड्स हैं, ये क्या है, ये तीनों ऑक्साइड्स हैं। या इस तरीके से अगर मैं इनको मिटा के ना ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे ये सोडियम, ठीक है, ये सोडियम ऑक्साइड और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये पोटेशियम ऑक्साइड। ये 3 ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अब इनमें से पूछेगा कौन सा ऑक्साइड नॉर्मल है और कौन सा अपर ऑक्साइड है और कौन सा सुपर है। तो यहाँ पर आप चार्ज लिखेंगे, देखो ये लिथियम है तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज लेंगे, इनके मेटलों पे चार्ज दें, फिर मेटलों के चार्ज के जरिए से हम ऑक्सीजन पे चार्ज कितने हम फाइंड कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन पे -2 होगी तो नॉर्मल ऑक्साइड, अगर -1 होगी पर ऑक्साइड, अगर -1/2 होगी तो सुपर ऑक्साइड होगा। अब मुझे बताओ, लिथियम फर्स्ट ग्रुप का है तो एक लिथियम पे 1+ चार्ज आती है, ठीक है। तो 2 लिथियम है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, कितनी हो जाएगी, 2+। अब मुझे बताओ इस कंपाउंड में लिथियम पे टोटल +2 है। हमने कहा अगर +2 है तो उसके बराबर में कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर उतनी माइनस होगी, जितनी प्लस होगी उतनी ही बराबर में माइनस होगी। तो हमने कहा 1 लिथियम पे 1+, तो 2 लिथियम पे 2+, तो बराबर में अगर 2+ है तो बराबर में 2- है। लेकिन ऑक्सीजन कितने, एक ही ऑक्सीजन है तो एक ही ऑक्सीजन पे कितना है, 2- है। अब मुझे बताओ इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर कितनी चार्ज है, -2 चार्ज है, ठीक है। तो इस कंपाउंड, हमने कहा जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन के ऊपर -2 आ जाए तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है, वो कहलाता है नॉर्मल ऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि दिस वन इज ये नॉर्मल ऑक्साइड। ये क्या है, ये नॉर्मल ऑक्साइड, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड कहलाता है। इसी तरह हम सोडियम ऑक्साइड की बात करें यहाँ पर, तो अब मुझे पता सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है तो 1 सोडियम पे 1+ चार्ज आएगी, तो 2 सोडियम में तो 2 पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगी, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो हमने कहा कि पॉजिटिव 2 है तो बराबर में कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे -2 होगी। तो अगर यहाँ पॉजिटिव 2 होती तो बराबर में -2 होगी, लेकिन बराबर में ऑक्सीजन कितने, तो दोनों पे 2- होगी। हमने कहा एक ऑक्सीजन पे कितनी आ रही है वो देखना पड़ेगा। यहाँ अकेला ऑक्सीजन था इसलिए 2- ले रहा था। या 1 सोडियम पे 1+, तो 2 सोडियम पे 2+, तो बराबर वाले में 2- आएगी। अब बराबर में 2 ऑक्सीजन है तो दोनों पे 2- है। अब हमने कहा अब 2- को 2 ऑक्सीजन में अगर हम तकसीम करें तो कितनी, तो 1 ऑक्सीजन पे कितनी पड़ेगी, 1 ऑक्सीजन पे 2- पड़ेगी और 2 ऑक्सीजन है तो 2- हो जाएगी। 1 ऑक्सीजन पे -1 पड़ेगी, 1 ऑक्सीजन पे -1 आए। तो अब मुझे बता इस कंपाउंड में 1 ऑक्सीजन पे कितनी चार्ज आ रही है, -1। और हमने कहा अगर ऑक्सीजन के ऊपर, सिंगल ऑक्सीजन के ऊपर अगर कंपाउंड में -1 चार्ज आएगी तो हम क्या कहेंगे, दैट विल बी, तो ये क्या कहलाएगा, दिस वन इज ये पर ऑक्साइड कहलाएगा, ये पर ऑक्साइड कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम पोटेशियम ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर देखें पोटेशियम एक पोटेशियम भी फर्स्ट ग्रुप का है तो एक पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज है, ठीक है। हमने कहा +1 है, एक ही पोटेशियम में +1 है तो इस कंपाउंड में +1 चार्ज। हमने कहा पोटेशियम पे +1 है तो बराबर में कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर -1 है तो +1 तो बराबर में -1 होती है, ठीक है। तो बराबर में -1 होगी। तो अब आप मुझे बताओ कि बराबर में ऑक्सीजन -1 तो दोनों पे -1 है क्योंकि जितनी प्लस होगी माइनस है, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक पे -1, अगर एक पे -1 तो 2 पे 2 माइनस हो जाएगी। तो जितनी प्लस होती है कंपाउंड में उतनी ही माइनस। तो पोटेशियम पे 1+ है तो बराबर में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे भी -1 होगी। लेकिन ऑक्सीजन कितने, 2। तो अब 1 माइनस को 2 ऑक्सीजन में तकसीम करो तो 1 माइनस अगर 2 में तकसीम करोगे तो 1 ऑक्सीजन पे कितनी आएगी, हाफ आएगी, 1/2 आएगी और 2 ऑक्सीजन पे 1 माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस कंपाउंड में 1 ऑक्सीजन पे कितनी आ रही है, -1/2 आ रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 आ जाए तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है, वो कंपाउंड कहलाता है सुपर ऑक्साइड कहलाता है। तो दिस वन इज अ सुपर ऑक्साइड का, ठीक है। इसी तरह ये जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं ना, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके कुछ इनमें से एस ब्लॉक के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ मिलके नॉर्मल ऑक्साइड बना लेते हैं, कुछ पर ऑक्साइड बना लेते हैं, कुछ सुपर ऑक्साइड बना लेते हैं। तो चलें फर्स्ट ग्रुप की सबसे पहले बात करें तो मैंने लिखा ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट है ना, फर्स्ट ग्रुप सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ मिला है, फिर सेकेंड। फर्स्ट में से जो लिथियम है ना, लिथियम वाहिद एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप का जो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और क्या बना लेगा, लिथियम ऑक्साइड।
लिथियम ऑक्साइड जो कि नॉर्मल ऑक्साइड बना। तो ओनली लिथियम, सिर्फ लिथियम है जो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ मिलकर नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है Li2। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये एक लिथियम पे 1 प्लस चार्ज होती है, अभी लिखा, और 2 पे 2, तो ऑक्सीजन 1 है तो -2 चार्ज लेगी, ठीक है। इसी तरह तो लिथियम ऑक्साइड। नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट जो है ना, से फर्स्ट का सोडियम, सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलता है डायरेक्ट, सोडियम डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन सोडियम ऑक्साइड जो है ना सोडियम, वो परऑक्साइड, तो सोडियम परऑक्साइड बन लेता है, क्या बना लेता है, सोडियम। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम परऑक्साइड बनाता है, ये परऑक्साइड बनाता है। लिथियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर नॉर्मल बनाता है, और सोडियम डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम परऑक्साइड। सोडियम नॉर्मल भी बनता है लेकिन डायरेक्ट नहीं बनता, सोडियम डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो सोडियम परऑक्साइड बनाता है। और परऑक्साइड में आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज आती है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, यहाँ +2 तो -2, ठीक है। इसी तरह तो बाकी जो एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप के, मैंने M से जाएगा, बाकी जो एलिमेंट है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बकाया जो एलिमेंट लिथियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर नॉर्मल, और सोडियम डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम पर, बाकी जो एलिमेंट है पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये इनको मैंने M से जाहिर किया। बाकी जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या, सुपर ऑक्साइड बना लेते हैं। जो रिमेनिंग है वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट मिलके क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो मैंने लिखा है मेटल M, आपको पोटेशियम उठाओ, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाएगा। इसी तरह रुबिडियम भी ऐसे करेगा, और इस तरीके से बाकी जो रिमेनिंग है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके सुपर ऑक्साइड बना। और सुपर ऑक्साइड में आपको पता है एक ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज आएगी, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज आती है, तो 2 पे ध्यान, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ मिलके वो भी ऑक्साइड बनाते हैं। मैंने यहाँ लिखा है कि सेकंड ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट है, बेरिलियम से लेकर बेरियम तक, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है, जितने भी है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड, कौन से, नॉर्मल ऑक्साइड बना लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक। और सेकंड ग्रुप वालों पे +2 चार्ज होती है, तो सेकंड ग्रुप वाले हमने 2 मेटल लिए, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड, और तो इनके जो ऑक्साइड है वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। क्यों, अब आपको पता है इस मेटल सेकंड ग्रुप का है तो इनके ऊपर 2 प्लस चार्ज होगी, तो बराबर में ऑक्सीजन 1 है, तो अगर +2 है तो बराबर में -2 चार्ज होगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं, इस ध्यान में रख लेना, ठीक है। इसी तरह यह भी +2 और -2, तो ये क्या है, मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या, नॉर्मल ऑक्साइड बना लेते हैं। क्लियर हो गई बात, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड्स बना लेते हैं। तो याद रखो सारे जितने भी हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा, इनमें से अब सुनो, इनमें से जो आखिरी एलिमेंट है ना, 2, स्ट्रोंशियम और बेरियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये स्ट्रोंशियम और जो बेरियम है ना, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर नॉर्मल भी बनाते हैं, लेकिन ये आल्सो कैन फॉर्म द परऑक्साइड्स, ये परऑक्साइड्स भी बनाते हैं, ये ज़हन में रख लेना। इसे स्ट्रोंशियम और बेरियम, जैसे यहाँ मेटल लिखा M मींस स्ट्रोंशियम और बेरियम, स्ट्रोंशियम की ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, स्ट्रोंशियम परऑक्साइड बनाता है, बेरियम भी बना सकता है। मैंने कहा कि सेकेंड ग्रुप वाले सारे एलिमेंट पहले ऑक्सीजन के साथ मिलकर नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, सारे बना सकते हैं, ठीक है। इनमें से मैंने कहा कि जो लास्ट वाले 2 एलिमेंट्स हैं ना, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये जो स्ट्रोंशियम और बेरियम है, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है ना, ये नॉर्मल भी बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलके, और कभी कभार ये ऑक्सीजन के साथ मिलके पर भी बना लेते हैं। तो इनके अंदर पर बनाने की भी सलाहियत है, परऑक्साइड्स भी बनाते हैं और नॉर्मल दोनों बनाते हैं। इनमें से सिर्फ ये स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो ये नॉर्मल भी बनाते हैं और पर भी बनाते हैं। देखो, और नॉर्मल भी बना रहे हैं, स्ट्रोंशियम नॉर्मल तो बना रहे और पर भी बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन पे 1 माइनस चार्ज आएगी, तो 2 पे, और यहाँ पे ये 2 प्लस चार्ज आ, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कौन से ऑक्साइड से जो ये नहीं बनाते। सेकंड ग्रुप वाले ना ये सुपर ऑक्साइड से नहीं बना पाते, ठीक है, इनकी साइज छोटी होती है, तो अगर ये सुपर ऑक्साइड बनाएंगे तो इनके पास ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएंगे, और ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से ये अनस्टेबल रहेंगे, इसलिए वो वापस ब्रेक हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन ये नहीं ले सकते ड्यू टू स्मॉल साइज का। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंड ग्रुप वाले होते हैं ना, ये पूछा जाता है विच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द अल्कलाइन अर्थ मेटल, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड या सुपर। तो सुपर ये नहीं बनाते, ठीक है, ये नॉर्मल और पर बनाते। नॉर्मल तो सारे बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलके, लेकिन इनमें से स्ट्रोंशियम और बेरियम ये ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट मिलके पर भी बना सकते हैं, तो ये पर ऑक्साइड। पर तब बनाएंगे जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो, अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर वो ऑक्सीजन के साथ मिलके पर बना लेते हैं। अगर ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन अगर कम होगा तो फिर यही स्ट्रोंशियम और बेरियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर नॉर्मल, तो नॉर्मल भी बना सकते हैं पर भी, वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन की क्वांटिटी पे। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो फिर ये पर ऑक्साइड बनाएंगे, अगर ऑक्सीजन कम होगी तो फिर नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। तो ये अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या, इसके बाद आएगा अब रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। फिर रिएक्शन वाटर के साथ मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड, आखिरी बार। तो लास्ट रिएक्शन कौन सी है कि ये जो मेटल है ये किसके साथ मिलेंगे, ये वाटर के साथ मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है।
ठीक है। हमारे लास्ट रिएक्शन जो है ना, लास्ट रिएक्शन, अब रिएक्शन विथ वाटर, ये जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं ना, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और उनके साथ मिलके क्या बनाते हैं, टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, कि वाटर से OH लेकर मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाए फर्स्ट ग्रुप वाले। फर्स्ट ग्रुप वालों को मैंने एम से, फर्स्ट मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम और सीजियम, ये जितने भी हैं ये मेटल। ठीक है, तो ये मेटल क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल है ना, ये वाटर से OH लेंगे, OH लेकर क्या मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। इसी तरह आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो मेटल का, जैसे यहाँ पर मेटल हम सोडियम ले रहे हैं। ठीक है, 2 सोडियम लिए, तो अब ये 2 सोडियम क्या करेंगे, आपको पता है कि ये 2 सोडियम जो है ना, यहाँ से ये OH लेंगे ये। ठीक है, यहाँ से ये 2 OH लेंगे सोडियम और क्या बना लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपको पता है ये बेस है अल्कली, और जो हाइड्रोजन यहाँ बचेंगे वो गैस की फॉर्म में अलग हो जाएंगे। तो ये भी कह सकते हैं आपको कि जो अल्कली मेटल से जब वो पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस निकालते हैं सारे। अच्छा, अब हमने कहा सारे मेटल अल्कली जो भी फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल है वो वाटर के साथ मिलके उनसे OH लेके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, अब इनकी रिएक्टिविटी का फर्क है। जो लिथियम है ना, लिथियम लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, और हमने कहा टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। सोडियम और पोटेशियम मोर रिएक्टिव है इनके मुकाबले में। रूबिडियम और सीजियम दे आर द मोस्ट रिएक्टिव। रूबिडियम और सीजियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। मैंने कहा दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली वायलेंटली, ये धमाके के साथ रिएक्शन करते हैं पानी के साथ। जब ये रिएक्शन करते हैं तो बहुत सारा एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, तो ये, और दे रिएक्ट विथ आइस। इवन आपको पता है कि ये इतने रिएक्टिव हैं कि ये आइस के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। वैसे तो वाटर से रिएक्शन करते हैं दूसरे, ये तो इतने हाईली रिएक्टिव है कि ये आइस के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। बिकॉज हाईली रिएक्टिव होने की वजह ये अपना जल्दी इलेक्ट्रॉन आइस के मॉलिक्यूल को भी दे सकते हैं। ठीक है, इतने हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, अब सेकेंड ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं मेटल, वो भी क्या है, वाटर के साथ मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। देखें, सेकेंड एम मीन्स मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब आप कहेंगे सर आपने बेरिलियम नहीं लिखा। मैंने कहा बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, ना हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट करता है ना वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो मेटल सेकंड ग्रुप मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये क्या है, ये सारे हमने कहा कि मेटल वाटर के साथ मिलकर मेटल हाइड्रोक्साइड बना। तो ये जैसे यहाँ एम मीन्स मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम जो भी लो, वाटर के साथ मिलाएंगे तो वाटर से क्या लेंगे, ये वाटर से ये OH लेंगे। ये क्या लेंगे, ये वाटर से OH लेंगे, तो वाटर के साथ OH लेके क्या बना लेंगे, ये वाटर से OH लेंगे। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड, जो हाइड्रोजन बचेंगे वो गैस की फॉर्म में अलग हो जाएंगे। इसी तरह आप एग्जाम्पल लो कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम यहाँ से ये 2 OH लेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हाइड्रोजन 2 बचेंगे वो गैस की फॉर्म में अलग हो जाएंगे। और हमने कहा रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। तो बेरियम भी ऐसे करता है, बेरियम भी क्या करेगा, 2 OH लेके बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम भी ऐसे करेगा, कैल्शियम भी ऐसे करेगा, मैग्नीशियम भी क्या करेगा, वाटर के साथ मिलके। लेकिन हमने कहा मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है कब, जब पानी गर्म हो, हॉट वाटर। जब हॉट वाटर हो लिक्विड स्टेट में, माना पानी अगर गर्म है तो फिर क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम है इसलिए मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। अगर वाटर हॉट होगा तो उसके साथ रिएक्शन करेगा। और अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हॉट वाटर है तो मैग्नीशियम उसके साथ रिएक्शन करेगा और उससे OH लेके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। हाँ, अगर ऐसा आ जाए मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर के साथ अगर रिएक्शन करे, जब वाटर बॉयल होता है तो फिर वो स्टीम गैस की फॉर्म में चला जाता है। और याद रखो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, स्टीम के साथ गैसियस फॉर्म में, मतलब बॉइलिंग वाटर मींस गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन क्या है, ये स्टीम की फॉर्म में वाटर चला जाएगा। तो अगर मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो फिर उससे OH नहीं बल्कि क्या लेगा, उससे ऑक्सीजन लेगा, उससे ऑक्सीजन लेके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाए। तो ये सबसे, अगर मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और गैस, अगर मैग्नीशियम स्टीम के साथ करे, माना बॉइलिंग वाटर या स्टीम एक ही बात, इसके साथ कहे तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, नॉट हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। और बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट वाटर, बेरिलियम पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता। उसका रीजन ये होता है कि बेरिलियम फॉर्म्स अ मेटल ऑक्साइड लेयर व्हिच प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। एक्चुअली क्या होता है कि जो बेरिलियम की मेटल की प्लेट होती है ना, आपको पता है ये जो बेरिलियम होता है, जैसे ये बेरिलियम है, ठीक है, अगर आप बेरिलियम की मेटल रिएक्शन क्यों नहीं करती है, एक्चुअली ये क्या होता है कि ये बेरिलियम के पास जो एटम होते हैं, ये बेरिलियम के अंदर बेरिलियम के एटम है मान लो, ठीक है, ये बेरिलियम के एटम है, ठीक है,
मान लो ये बेरिलियम का मेटल का टुकड़ा है, आप इसको जैसे ही बाहर रखेंगे तो आपको पता है बेरिलियम के जो एटम है ना वो जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेरिलियम ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं। जो ये बेरिलियम का मेटल का टुकड़ा है, ये बाहर वाले बेरिलियम के एटम है, जैसे ही अगर आप इनको खोल के रखेंगे ना बाहर, तो आपको पता है बाहर ऑक्सीजन है, तो ये बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, बेरिलियम ऑक्साइड बना लेगा। सिर्फ बाहर वाले जो एटम बेरिलियम के वो बेरिलियम ऑक्साइड बना लेगा, तो अब इस बेरिलियम के मेटल के जो ऊपर लेयर है ये बेरिलियम ऑक्साइड बन जाएगी और इसकी शाइनिंग खत्म हो जाएगी। जैसे ही ये बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है ना बेरिलियम का, तो फिर अब वाटर आएगा तो अब ये लेयर जो होगी ना बेरिलियम ऑक्साइड की, अब इस वाटर को बेरिलियम के साथ रिएक्शन करने से रोकेगी, और जब रिएक्शन नहीं होगी तो ये मेटल बेरिलियम खराब नहीं होगा। तो यही जो बेरिलियम क्या करता है, जैसे ही उसको हम बना के बाहर निकालते तो ये उसी वक्त ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेरिलियम ऑक्साइड अपने आप के ऊपर बना लेता है। बेरिलियम ऑक्साइड लेयर जैसे ही बेरिलियम पे बन जाती है, वो बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर अब पानी को बेरिलियम के साथ रिएक्शन करने से रोकती है, जिससे बेरिलियम खराब नहीं होगा। मैंने कहा बेरिलियम इमीडिएटली ऑक्साइड लेयर बना लेता है, बेरिलियम फॉर्म द मेटल ऑक्साइड लेयर बना लेता है विच प्रिवेंट द फ्रॉम कोरोजन, फिर वो कोरोजन से रोकती है हमें से, मेटल ऑक्साइड ऑयल बना। तो जो भी मेटल ऑक्साइड लेयर बना लेता है वो ऑक्साइड लेयर स्टेबल होती है, वो पानी को फिर आगे रिएक्शन नहीं करने देती, इसलिए वो प्रोटेक्शन करती है, वो मेटल खराब नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो गई बात। तो बेरिलियम पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता डायरेक्ट। ठीक है, ज़हन में रख लेना सबसे। अच्छा, लास्ट आखिरी पॉइंट है, अल्कली मेटल्स जो होते हैं ना, आपको पता है दे रीडली कोरोड, ये जल्दी कोरोड है। अगर इनको आप जैसे ही खोल के रखेंगे बाहर, तो वाटर वेपर के साथ इवन के ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड में, मींस ये जल्दी खराब हो जाते हैं। तो मेटल अल्कली मेटलों को जैसे ही एक्सपोज बाहर करके रखोगे, ये उसी वक्त एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोरोड हो जाते, खराब हो जाते। लेकिन हम इसलिए हम कह के हेंस दीज आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल और इन पैराफिन ऑयल, इसलिए हम इनको कभी भी एयर कॉन्टेक्ट से बचने के लिए हम इनको कहाँ केरोसिन ऑयल और पैराफिन ऑयल के अंदर रखते हैं। याद रखो, पैराफिन ऑयल और केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। ठीक है, कैसे रखते हैं, आपको पता है कि मान लो ये एक बहुत बड़ा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये क्या पड़ा हुआ है, सपोज करें इसके अंदर ये केरोसिन ऑयल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, केरोसिन ऑयल पड़ा हुआ है अंदर। ठीक है, अच्छा आपको पता है अब ये जो मेटल है ना, लिथियम सोडियम, तो लिथियम जैसे सोडियम है, ये पोटेशियम है, रूबिडियम है, ये सीजियम है। ठीक है, इनको ना इन केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है। अब आप पूछेंगे सर केरोसिन ऑयल और पैराफिन ऑयल में क्यों इनको स्टोर करके रखते हैं, खराब होने से बचने के लिए, ताकि ये एयर के साथ कांटेक्ट में ना आए। तो केरोसिन और पैराफिन में क्यों रखते हैं, नंबर 1 इसलिए कि केरोसिन और पैराफिन ऑयल के साथ रिएक्शन नहीं करते। दूसरी ये कि पैराफिन ऑयल और केरोसिन में रखेंगे ना तो उनके अंदर सिंक हो जाते, डूब जाते हैं अंदर, अगर दूसरे में रखेंगे तो वो फ्लोट कर सकते हैं। तो इसलिए केरोसिन और पैराफिन, इनसे इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए केरोसिन और पैराफिन के अंदर रखते हैं, ताकि ये जैसे बादाम होते हैं शहद के अंदर रखते हैं डुबा के, तो इसी तरह इन लिथियम सोडियम पोटेशियम जो मेटल होते हैं इनको केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है। जब ये अंदर डिप होके पड़े होंगे तो फिर इनके साथ ना अब एयर टकराएगी, ना इनके साथ कोई पानी के वेपर्स या पानी टकराएगा, इसलिए ये अंदर केरोसिन ऑयल के अंदर सेफ रहते हैं। ठीक है, तो हम इनको प्रोटेक्ट करने के लिए केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं। ठीक है, मतलब इनको दबा के रखते हैं ताकि इसके साथ एयर और वाटर कनेक्ट ना हो, तो खर नहीं होंगे, तो ये अब सेफ रहेंगे। अब जब ज़रूरत होगी हमें अल्कली मेटल की निकालने की, तो फिर हम इनको यहाँ से निकालेंगे और इस्तेमाल करेंगे, वरना अदरवाइज केरोसिन ऑयल और पैराफिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गए रिएक्शन ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स विथ डिफरेंट नॉन मेटल्स। ठीक है, और वाटर के साथ भी हमने करा है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।